देवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेत और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर थे। गांव के लोग मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गई थी। आसमान में काले बादल छाए रहते थे और कई दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। नदियां उफान पर थी, ते कीचड़ से भर गए थे और मिट्टी के पुराने घर बारिश की मार सहते सहते कमजोर हो चुके थे। गांव के किनारे एक छोटा सा पुराना घर था। उस घर में गोपाल और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। गोपाल जी देखिए ना, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरी छत भीग चुकी है। डर लग रहा है कि कहीं दीवार गिर न जाए। क्या बताऊं सावित्री, लगता है इस बार बारिश हमारे घर पर नहीं, हमारी किस्मत पर बरस रही है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मुश्किल समय है, निकल जाएगा। खेत में जो बीज डाले थे सब खराब हो गए हैं। घर में जो थोड़ा अनाज था वो भी नमी से खराब हो गया है। ऊपर से ये टूटी छत, अगर ये घर भी टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अकेले नहीं। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई परेशानी हमें हरा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सावित्री? क्योंकि मुझे भरोसा है कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। उसी समय तेज हवा चलती है और दरवाजे पर जोर से आवाज होती है। दोनों चौंक जाते हैं। से घोड़े गाड़ी के पहियों की आवाज आती है। गोपाल हैरानी से दरवाजे की तरफ जाता है। अरे बड़े भैया, आप इस बारिश में? दोनों दरवाजा खोलते हैं। बाहर दो लोग बारिश में भीगे हुए खड़े थे। गोपाल उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। गोपाल, मुझे अचानक आना पड़ गया। अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। मुझे पता है तुम्हारे घर की हालात ठीक नहीं है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपना घर समझ कर रहिए। दोनों अंदर आ जाते हैं। राधा चारों तरफ देखती है। मिट्टी की दीवारें और छोटा सा कमरा देखकर उसके चेहरे पर चिंता आ जाती है। माधव जी, यहाँ भी बहुत परेशानी है। परेशानी घर में नहीं होती है भाभी। परेशानी तब होती है जब अपने साथ छोड़ देते हैं। आप लोग कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं कुछ गर्मा गर्म खाने को बना देती हूँ। क्या बनाओगी? गुड़ वाला गर्म पानी बारिश में शरीर को आराम देगा। लेकिन शहर में तो हमें दूध पीने की आदत है। गोपाल और सावित्री एक दूसरे को देखते हैं। घर में पहले से ही गरीबी थी और अब मेहमान भी आ गए थे, लेकिन दोनों ने अपने चेहरे पर परेशानी नहीं आने दी, क्योंकि उनके लिए रिश्ते हालात से भी बड़े थे। उस रात बारिश बाहर भी हो रही थी और किस्मत भी उनकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मेहमान सिर्फ रात बिताने नहीं आए थे, ये आने वाले दिनों में रिश्ते की सच्चाई सामने लाने। भाभी, ये चादर ओढ़ लीजिए, रात में ठंड लगेगी। लेकिन तुम खुद क्या करोगी सावित्री? हम तो रोज ऐसे ही रहते हैं भाभी, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गोपाल, तू आज भी नहीं बदला। खुद परेशान है, फिर भी दूसरों की चिंता करता है। भैया, आप बड़े हो, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। सावित्री ने थोड़ी सी बची हुई दाल और रोटी बनाई थी। राधा खाना देखकर चुप हो जाती है। बस इतना ही? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। गोपाल नीचे देखने लगता है। सावित्री धीरे से बोलती है, भाभी, इस समय घर में इतना ही है, लेकिन दिल से बनाया है। राधा, खाना छोटा नहीं होता, देने वाली का प्यार बड़ा होता है। अगली सुबह भी बारिश जारी थी। सावित्री आंगन में पानी निकाल रही थी। तभी पड़ोस की औरत कमली दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे सावित्री, सुना है तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं? हाँ कमली बहन, मेरी जेठ जेठानी है। बारिश में रास्ता बंद हो गए तो रुक गए। अच्छा, रिश्तेदार हैं? हाँ, अपने हैं। अपने हैं? कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे जेठ माधव शहर में व्यापार करते थे ना? हाँ, करते थे। सुना है उनका व्यापार डूब गया है। लोगों से पैसा लिए थे, अब वो पैसा मांग रहे हैं तो वो गांव की तरफ भाग रहा है। मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रही हूँ। घर में जो भी पैसा या सामान है संभाल कर रखना सावित्री। कमली बहन, वो मेरे अपने हैं। समय आने पर पता चलता है कौन अपना है कौन नहीं। इतना कहकर कमली चली जाती है। सावित्री के मन में शक का बीज पड़ चुका था। वह अंदर आती है। माधव वहाँ नहीं था। राधा एक कोने में बैठी थी।
भाभी, भैया कहाँ गए? वो पीछे वाले हिस्से में गए हैं। सावित्री जल्दी से पीछे जाती है। वह देखती है कि माधव पुराने कमरे को ध्यान से देख रहा था। वह जमीन को हाथों से छू रहा था। सावित्री घबरा जाती है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सावित्री, कुछ नहीं, बस ये पुराना घर देख रहा था। लेकिन आप नीचे जमीन क्यों देख रहे थे? कुछ पुरानी यादें थी, उन्हें ही ढूंढ रहा था। सावित्री के मन में कमली की बातें घूमने लगती है। उसे पहली बार डर का महसूस होता है। वह जल्दी से अंदर जाती है और घर में रखी अपनी छोटी सी बचत की पोटली निकालकर चावल के डिब्बे के नीचे छिपा देती है। गोपाल यह देख लेता है। क्या हुआ सावित्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे डर लग रहा है। किस बात का? सावित्री कमली की सारी बातें बता देती है। गोपाल का चेहरा बदल जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन भैया कुछ ढूंढ रहे थे। अगर ऐसा है तो आज सच सामने आ जाए। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और अब इस घर में सिर्फ पानी नहीं टपक रहा था, बल्कि रिश्ते के बीच शक भी टपकने लगा था। गोपाल गुस्से में पीछे वाले कमरे की तरफ जाता है, जहां माधव खड़ा था। भैया, क्या हुआ गोपाल, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? आप यहाँ आने का असली कारण बताइए भैया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि आप सिर्फ बारिश से बचने आए हैं या कुछ और वजह है? गोपाल, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भैया, हमें माफ करिए, लेकिन कुछ बातें पूछना जरूरी है। पूरे गांव में बातें हो रही है कि आपका व्यापार डूब गया है और आप लोगों से कर्जा लेकर भाग रहे हो, और आज आप घर में पुरानी जमीन को इतने गौर से देख रहे थे। आखिर बात क्या है? आप ढूंढ क्या रहे हो? क्या तुम लोगों को भी मेरे बारे में यही लगता है? भैया, बात ऐसी नहीं है। नहीं गोपाल, आज तूने जो पूछा है वो आसान नहीं है। माधव जी, नहीं राधा, आज सच बोलने का समय आ गया है। हाँ, मेरा व्यापार डूब गया है गोपाल। शहर में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन एक गलत फैसले की वजह से सब खत्म हो गया। मेरे ऊपर कर्ज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर बन गया हूँ। भैया, फिर आप पीछे वाले कमरे में क्या ढूंढ रहे थे? वही बताने आया हूँ। जब हमारे पिताजी जिंदा थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। क्या बात है? उन्होंने कहा था, अगर कभी परिवार पर बड़ी मुसीबत आए तो इस पुराने घर की पश्चिम वाली जमीन के नीचे देखना। हमारे दादाजी ने वहाँ कुछ छोड़ा है। तो आप चोरी करने नहीं आए थे? नहीं सावित्री, मैं अपने परिवार की आखिरी उम्मीद ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुमसे मदद मांगने में शर्म आ रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा छोटा भाई मेरी हालात देखकर परेशान हो। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। हालात ऐसे होते हैं गोपाल, जहाँ अच्छे इंसान भी डर जाते हैं। यही वो जगह है। गोपाल एक औजार लेकर आता है। धीरे धीरे वह जमीन को खोदने लगता है। नीचे एक अजीब सा निशान नजर आता है और उसके साथ एक नक्शा भी रखा हुआ था। माधव कांपते हाथों से उसे बाहर निकालता है। बारिश के आवाज के बीच नक्शा खुलता है और अंदर जो था उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। भैया, इस नक्शे में जो नीला पेड़ दिखाई दे रहा है, मैंने उसे पहाड़ के जंगलों के ऊपर देखा है, और ये जो निशान है मैंने उसे उस नीले पेड़ के ऊपर बना हुआ देखा था। चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। माधव और गोपाल उस पेड़ की खोज में जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच उन्हें वह पेड़ दिखाई मिलता है। वे दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ में वही निशान बना हुआ था जो उस नक्शे में था। माधव उस निशान को छूता है और छूते ही वे दोनों भाई पेड़ के भीतर चले जाते हैं। भैया, ये हम दोनों कहाँ आ गए? ये तो बड़ी अजीब जगह है।
यही वो जगह है गोपाल जहाँ हमें वो चाबी मिलेगी जो उस नक्शे में जिक्र किया गया था। माधव और गोपाल उस गुफा के भीतर चले जाते हैं। सामने ही वह चाबी रखी होती है। माधव उसे उठा लेता है। तभी एक दूसरा द्वार खुलता है। माधव उस चाबी को लेकर उस द्वार की ओर चला जाता है। उस द्वार के ऊपर कुछ लिखा था। माधव उसे पढ़ता है और छड़ी को उसमें डाल देता है। छड़ी को डालते ही उसे खजाना मिल जाता है और दोनों भाई घर आ जाते हैं। माधव जी, इसमें क्या है? गोपाल, ये हमारे दादाजी की निशानी है। पिताजी ने बताया था कि ये हमारे दादाजी इसलिए छुपा कर रखे थे ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी नहीं आए और ये वक्त आने पे हमारे काम आ सके। भैया, मैंने आपको कितना गलत समझ लिया था, मुझे माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए भैया। हमने दूसरों की बात सुनकर अपने रिश्ते पर शक कर लिया। अरे पागलों, रिश्तों में कभी कभी डर आ जाता है, लेकिन अच्छा रिश्ता वही होता है जो सच सामने आने के बाद और मजबूत हो जाता है। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। इस बार सावित्री ने खाने में बहुत कुछ बनाया था। अब वही छोटा सा घर पहले जैसा उदास नहीं लग रहा था। सावित्री, आज समझ आया है कि गरीबी घर को छोटा कर सकती है लेकिन दिल को नहीं। और मैंने भी सीखा कि कभी कभी डर इंसान को गलत सोचने पर मजबूर कर देता है। भैया, अब आप अकेले कोई भी परेशानी नहीं झेलेंगे, हम आपके साथ हैं। मुझे धन से ज्यादा अपने भाई का भरोसा चाहिए था। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। माधव ने उन सिक्कों से अपना कर्ज चुकाया और फिर अपना काम शुरू किया। उसने गोपाल को एक नया घर खरीद कर दिया। वे लोग उस घर में रहने लगे। दोनों भाई पहले से ज्यादा करीब हो गए थे। गांव वाले भी उनकी मिसाल देने लगे।